स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। हमें एक स्रोत मिला है। ये दीवान बदला या धोखा नाम की एक फिल्म की कहानी का सार है और कहानी काफी पेचीदा है। हाँ, मैंने भी देखा ऐसे। काफी घुमावदार कहानी है। बिल्कुल। ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन आदित्य दीवान की। उसके भाई विक्रम की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। हाँ, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और फिर कहानी तेजी पकड़ती है जब सौरभ सिंघानिया नाम का एक रहस्यमयी सा किरदार आदित्य की जिंदगी में आता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। धोखा, रहस्य, बदला, सब कुछ। तो आज हम इसी उलझी हुई कहानी के जो अहम मोड़ हैं, किरदारों के इरादे क्या थे, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी जो सतह पर दिखती है वैसी है नहीं। ऊपर से तो ये एक बिजनेस राइवलरी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, दो बिजनेसमैन की टक्कर। लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। एक पर्सनल वेंडेटा, एक व्यक्तिगत बदले में छिपी हैं। अच्छा। और हम यही देखेंगे कि कैसे जो अतीत में किया गया है वो पीछा नहीं छोड़ता। कर्मा जिसे कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और कैसे सच और झूठ या कहें दिखावा, उसके बीच की लाइन धुंधली होती चली जाती है। ये बात तो है। तो ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये नैतिकता पर, रिश्तों की उलझनों पर भी सवाल खड़े करती है। सही कहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, आदित्य, सिया और विक्रम की जो विरासत है। जी। कहानी शुरू होती है आदित्य दीवान से। वो अपने भाई विक्रम के नाम पर एक हॉस्पिटल खोल रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, बड़ा इवेंट है। हाँ, और वो भाई की बहुत तारीफ कर रहा है, पब्लिक में एक इमेज बना रहा है। हाँ, बताता है कि विक्रम ने बचपन में अपने दोस्त करण को अपना लिवर डोनेट किया था। विक्रम को एक महान इंसान की तरह पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, एक आदर्श भाई। फिर हमें मिलवाया जाता है सिया से, आदित्य की पत्नी, जो पहले विक्रम की गर्लफ्रेंड थी। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। पता चलता है कि विक्रम की मौत के बाद सिया प्रेग्नेंट थी और आदित्य ने उससे शादी कर ली, बच्चे को अपना नाम देने के लिए। हाँ, हालांकि बाद में मिसकैरेज हो गया, तो उनका रिश्ता एक तरह के समझौते जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये शादी प्यार से ज्यादा शायद एक जरूरत या मजबूरी थी। कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है। और एक और अहम किरदार है काया, आदित्य की भरोसेमंद कर्मचारी। राइट, सेक्रेटरी से शुरू करके अब वो कई कंपनियों की कर्ता धर्ता बन चुकी है। बहुत लॉयल दिखती है आदित्य के प्रति। तो सतह पर सब ठीक लगता है, एक सफल बिजनेसमैन, उसकी पत्नी, एक वफादार कर्मचारी, भाई की याद में हॉस्पिटल, सब परफेक्ट। शायद यही शब्द है, दिखावे का परफेक्ट, क्योंकि यही कहानी की नींव रखी जा रही है। आदित्य का भाई के लिए सम्मान दिखाना, सिया के साथ उसका रिश्ता, काया की वफादारी, इन सब रिश्तों में अगर आप गौर करें तो एक अनकहा तनाव महसूस होता है। हाँ, कुछ तो है जो छिपा हुआ है। बिल्कुल, और यहीं से वो दिखावे और असलियत के बीच का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। बेस तैयार हो रहा है आने वाले तूफान का। और तूफान आता है सौरभ सिंघानिया की एंट्री से। धमाके के साथ एंट्री होती है उसकी। हाँ, अचानक से आता है, आदित्य को एक महंगी लग्जरी कार गिफ्ट कर देता है बिना किसी वजह के। कोई बिजनेस डील नहीं, कुछ नहीं, बस एक गिफ्ट। अजीब है। फिर उसे लंच पर बुलाता है और फिर वो चौंकाने वाला ऑफर देता है। हाँ, वो मोमेंट तो कहानी का टर्निंग पॉइंट है एक तरह से। वो कहता है कि उसकी कंपनी में बड़े इन्वेस्टमेंट के बदले आदित्य को सिया को एक रात के लिए उसके पास भेजना होगा। ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाए, ये कैसा ऑफर है। आदित्य का भी यही रिएक्शन था। वो गुस्से में ही ऑफर ठुकरा देता है और सौरभ को धमका कर चला जाता है। बिल्कुल, आदित्य का गुस्सा स्वाभाविक है, कोई भी पति ऐसे ही रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ गुस्सा है या उसके अहंकार को चोट पहुंची है? ये भी सोचने वाली बात है। सौरभ का आना कहानी में जैसे भूचाल ला देता है। उसका ये अजीब अपमानजनक ऑफर, क्या ये सिर्फ एक बहाना है? क्या वो सच में ऐसा चाहता है या वो आदित्य को प्रोवोक कर रहा है? उसके इरादे क्या हैं? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उस वक्त। ये घटना जो है, ये आने वाले एक बड़े टकराव की, एक बड़ी लड़ाई की भूमिका तैयार कर देती है। और लड़ाई शुरू ही हो जाती है आदित्य के मना करने के फौरन बाद। हाँ, सौरभ चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो बदला लेना शुरू कर देता है। वो आदित्य की एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है, उसके एक वर्कर को रिश्वत देता है और कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स मिलवा देता है। सोचिए कितना खतरनाक कदम है ये। बहुत ज्यादा। लोग बीमार पड़ते हैं, फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, हंगामा मच जाता है और नतीजा, कंपनी बंद करने का आदेश आ जाता है। आदित्य का बिजनेस एकदम से संकट में। हाँ, एक झटके में। और तभी सौरभ फिर सिया को फोन करता है। अच्छा, आदित्य को नहीं, सिया को। हाँ, सिया को।
और उसे बताता है कि ये सब उसी ने करवाया है। ओहो। और कहता है कि अगर आदित्य अब भी उसका ऑफर मान ले तो सब ठीक हो सकता है। यानी वो अब भी उसी ऑफर पर अटका हुआ है। हाँ, और सिया को तो इस डील के बारे में अब तक पता ही नहीं था। जाहिर है आदित्य ने उसे बताया नहीं होगा। वो आदित्य से पूछती है और सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन यहाँ सिया सिर्फ हैरान नहीं होती। क्या करती हो? वो आदित्य को सलाह देती है, कहती है कि ये ऑफर सिर्फ बहाना लगता है, सौरभ का असली मकसद कुछ और है, उसे ढूंढो। अच्छा, तो सिया यहाँ सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो आदित्य को सोचने पर मजबूर कर रही है। बिल्कुल। ये इंटरेस्टिंग है। सौरभ की चालें दिखाती हैं कि वो कितना बेरहम और कैलकुलेटेड है। एक घटना से उसने आदित्य के पूरे बिजनेस एम्पायर पर असर डाल दिया। हाँ, दबाव बहुत बढ़ जाता आदित्य पर। और इसी दबाव में इंसान गलतियां करता है। ये चालाकी और प्रेशर का खेल है, जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। और आदित्य एक बड़ा कदम उठाता है, लेकिन शायद गलत दिशा में। कौन सा कदम? बिजनेस बचाने के लिए वो काया के पास जाता है, अपनी लॉयल कर्मचारी। अच्छा, काया के पास अब मदद के लिए? मदद नहीं, वो काया से कहता है कि वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी वाला जो इल्जाम है वो अपने सर ले ले। क्या मतलब बलि का बकरा बनाने की कोशिश? हाँ, वो कहता है कि बदले में कंपनी उसका और उसके परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। पर काया क्यों मानेगी? ये तो उसका करियर, उसकी जिंदगी तबाह करने वाली बात है। वही हुआ, काया मना कर देती है, लेकिन आदित्य उसे मजबूर करता है। वो कहता है कि कंपनी ने प्रेस में बयान दे भी दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो धोखा हुआ काया के साथ। बिल्कुल। काया नाराज होकर ठुकलाया हुआ महसूस करके चली जाती है। और यहीं सौरभ को मौका मिल जाता है। एग्जैक्टली। सौरभ इस मौके का फायदा उठाता है। वो काया को मिलने बुलाता है। उसे आदित्य के खिलाफ भड़काने के लिए। हाँ, और वो एक झूठी कहानी सुनाता है अपनी बहन की, कि कैसे आदित्य ने उसकी बहन को धोखा दिया और उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये कहानी झूठी थी। बिल्कुल झूठी। सौरभ की कोई बहन थी ही नहीं। तो वो सिर्फ काया की सिंपैथी जीतने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और वो कामयाब हो जाता है। काया इमोशनल हो जाती है, उसे लगता है आदित्य ने उसके साथ भी गलत किया, और वो सौरभ के बातों में आ जाती है और आदित्य को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सौरभ को कंपनी की अंदरूनी जानकारी देना शुरू कर देती है। यहाँ वफादारी और भरोसे का कड़ा इम्तिहान देखने को मिलता है। काया जो इतनी लॉयल थी, अब आदित्य के खिलाफ हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। एक और? क्या? ये सब जो हो रहा था, काया का सौरभ से मिलना, जानकारी देना, ये सब आदित्य और काया का मिला जुला प्लान था। क्या मतलब काया डबल क्रॉस कर रही थी? हाँ, काया असल में सौरभ को डबल क्रॉस कर रही थी। वो उसे गलत जानकारी दे रही थी। ओह माय गॉड, ये तो कमाल का ट्विस्ट है। और इतना ही नहीं, काया ने सौरभ के फोन का सारा डेटा भी कॉपी कर लिया था। वाह, तो काया असल में आदित्य के साथ ही थी। ये दिखाता है कि इस लड़ाई में कुछ भी सीधा नहीं है, सब परतें हैं। सही कहा। सौरभ की झूठी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे इमोशंस का इस्तेमाल करके, मैनिपुलेट करके किसी को भी बहकाया जा सकता है या बहकाने की कोशिश की जा सकती है। ये धोखे की कई परतें हैं। हर कोई अपना खेल खेल रहा है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। और खेल अब और खतरनाक होने वाला था। कैसे? सौरभ के फोन डेटा से आदित्य को पता चलता है कि सौरभ टेलीकॉम मिनिस्टर को रिश्वत देकर आदित्य का एक बड़ा बिल पास होने से रुकवाना चाहता है। अच्छा, मतलब बिजनेस पर एक और हमला। हाँ, तो आदित्य पलटवार करता है। वो खुद मिनिस्टर को 50 करोड़ की रिश्वत ऑफर करता है। 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। और वो काया को ये पैसे पहुंचाने भेजता है, सोचता है कि अब वो सौरभ को मात दे देगा। लेकिन जैसा हमने देखा, सौरभ हमेशा एक कदम आगे रहता है। बिल्कुल। तभी आदित्य को किसी तरह पता चलता है कि सौरभ की कोई बहन नहीं थी, वो कहानी झूठी थी। ओहो। और कि सौरभ को काया के डबल क्रॉस के बारे में पहले से पता था। क्या मतलब सौरभ जानता था कि काया उसे धोखा दे रही है? हाँ, वो काया को इस्तेमाल कर रहा था। आदित्य ये जानकर घबरा जाता है। वो काया को फोन करता है, पैसे रोकने के लिए चीखता है। पर शायद देर हो चुकी थी। हाँ, बहुत देर हो चुकी थी। काया का ट्रक मिनिस्टर के घर पहुंच चुका था और जैसे ही पैसे डिलीवर हुए, छापा बढ़ गया। हाँ, इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया और ये भी सौरभ का ही प्लान था। ओह गॉड, मतलब सौरभ ने आदित्य को उसी के जाल में फंसा दिया। पूरी तरह से। मिनिस्टर पकड़ा गया। उसने मीडिया में इशारों इशारों में आदित्य की तरफ उंगली उठा दी। आदित्य की इज्जत, उसका बिजनेस सब दांव पर लग गया। हाँ, और काया, उसका क्या हुआ? अब सौरभ का अगला निशाना काया थी।
वो उसे ब्लैकमेल करता है। किस चीज से? आदित्य और काया के बीच जो फोन पर बातें हुई थीं, जब आदित्य उस पर चिल्ला रहा था, वो सब सौरभ ने रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, तो अब वो रिकॉर्डिंग सौरभ के पास थी। हाँ, सौरभ उस रिकॉर्डिंग से काया को ब्लैकमेल करता है। वो काया से आदित्य को फोन करवाता है। और क्या कहलवाता है? झूठी बातें कि आदित्य उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे खतरा है और उसे अब आदित्य से सुरक्षा चाहिए। ऐसी बातें जो सुनने में लगे कि आदित्य ही विलन है। और सौरभ ये कॉल भी रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ, और जैसे ही कॉल खत्म होती है, सौरभ बेरहमी से काया की गला दबाकर हत्या कर देता है। क्या? उसने काया को मार दिया? हाँ, और उसका असिस्टेंट दीक्षित लाश को ठिकाने लगाता है। ये तो बहुत ही भयानक हो गया। और सुनो, वो एक निर्दोष ट्रक ड्राइवर को मारकर उसे कातिल और खुदकुशी करने वाला दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि काया के मर्डर का इल्जाम उस पर आ जाए। है भगवान, ये शतरंज का खेल कितना क्रूर और जानलेवा हो गया है। आदित्य का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। उसे लग रहा था वो जीत रहा है, पर दुश्मन हमेशा एक कदम आगे था। बिल्कुल। काया की ट्रेजेडी तो दिल दहलाने वाली है। बेचारी दोनों तरफ से इस्तेमाल हुई। पहले आदित्य ने उसे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की, फिर सौरभ ने उसे मोहरा बनाया और आखिर में मार दिया। हाँ, उसका अंत बहुत दुखद था। और सौरभ की क्रूरता यहाँ चरम पर है। उसकी कोई सीमा नहीं दिखती। एक निर्दोष ड्राइवर को फंसाना दिखाता है कि वो अपने मकसद के लिए कितना ज्यादा गिर सकता है। अब कहानी और उलझ जाती है। काया की वो आखिरी फोन कॉल, हाँ, जो सौरभ ने रिकॉर्ड करवाई थी, वो कॉल सुनकर सिया को शक होता है। उसे लगता है कि काया ये सब अपनी मर्जी से नहीं कह रही थी। शायद सौरभ उसे ये सब करवा रहा है। अच्छा, सिया को शक हो जाता है। हाँ, लेकिन तब तक पुलिस हरकत में आ जाती है। उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस आदित्य को काया के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। ओहो, तो आदित्य अब मर्डर के केस में फंस गया। हाँ, और जैसे ही आदित्य गिरफ्तार होता है, सौरभ फिर सिया के पास पहुंच जाता है और फिर से वही शर्त रखता है। बिल्कुल वही पुरानी शर्त, आदित्य को बचाने के बदले एक रात उसके साथ। आदित्य तो जेल में, सिया क्या करती है? आदित्य जेल से ही मना करता है, लेकिन सिया किसी भी कीमत पर आदित्य को बचाना चाहती है। तो वो मान जाती है? हाँ, वो सौरभ के पास चली जाती है। और वहाँ क्या होता है? वहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। सिया सौरभ के कंधे पर एक टैटू देखती है। टैटू? हाँ, एक खास टैटू, और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या था उस टैटू में? उसे पता चल जाता है कि सौरभ सिंघानिया कोई और नहीं बल्कि आदित्य का भाई विक्रम है, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। क्या? विक्रम? वो जिंदा था? सौरभ ही विक्रम है? हाँ। ओह माय गॉड, ये तो अविश्वसनीय है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है असली सच। क्या सच? कि विक्रम की मौत कोई हादसा नहीं थी। आदित्य और सिया ने मिलकर विक्रम की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी मौत की साजिश रची थी। प्लेन क्रैश करवाया था। बाप रे, मतलब आदित्य और सिया ही असली विलन थे। उन्होंने विक्रम को मारने की कोशिश की थी। हाँ, ये है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। मतलब पूरी कहानी ही पलट गई। विक्रम का जिंदा लौटना, सौरभ बनकर बदला लेना, अब समझ आया उसका वो अजीब ऑफर, उसकी वो नफरत। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि विलन कौन है। सवाल ये है कि किसके कर्म ज्यादा काले हैं। ये तो सालों पहले बोए गए धोखे के बीज का कड़वा फल है जो अब सामने आ रहा है। सही कहा। सिया का फैसला, फिर सच का सामना करना, ये सब तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा देता है। अब आगे क्या होता है? अब विक्रम जो सौरभ बना हुआ है, वो सिया से डील करता है। वो कहता है कि अगर सिया प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे वापस दे दे तो वो आदित्य की बेगुनाही का सबूत दे देगा। यानी काया के मर्डर केस से आदित्य को बचा लेगा। हाँ, सिया ये बात आदित्य को बताती है जो जेल में है। आदित्य क्या कहता है? आदित्य अभी हार नहीं मानता, वो एक और चाल चलता है। अब क्या चाल? प्लान के मुताबिक सिया पेपर्स लेकर विक्रम के पास जाती है, लेकिन पेपर्स पर साइन नहीं करती। अच्छा। और पेपर्स देते वक्त वो चुपके से एक पिन के जरिए विक्रम को जहर दे देती है। क्या? सिया ने विक्रम को जहर दे दिया? हाँ, और फिर वो कहती है कि जहर का एंटीडोट यानी तोड़ वो तभी बताएगी जब विक्रम आदित्य की बेगुनाही का सबूत देगा। वाह, मतलब सिया ने पासा पलटने की कोशिश की। हाँ, दीक्षित जो विक्रम का असिस्टेंट है वो घबराकर सबूत दे देता है। कौन सा सबूत? वो रिकॉर्डिंग जिससे आदित्य फंस सकता था? शायद वही, या कोई और सबूत जिससे आदित्य बच सके। सबूत मिलते ही सिया जहर का नाम यानी
एंटीडोट बता देती है। और विक्रम बच जाता है। हाँ, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उधर आदित्य रिहा हो जाता है और काया के मर्डर का इल्जाम वो उस मरे हुए ड्राइवर पर डाल दिया जाता है जिसे सौरभ के लोगों ने मारा था। केस बंद। सब कुछ मैनेज हो गया। आदित्य और सिया सोचते हैं कि अब सब ठीक है। वो अपनी एक प्रॉपर्टी पर भाग जाते हैं, शायद देश छोड़ने की तैयारी में। लेकिन विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं। विक्रम हॉस्पिटल से भाग जाता है और सीधा उन्हें मारने के लिए उस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाता है। आखिरी टकराव, फाइनल शोडाउन। हाँ, वहाँ भयंकर लड़ाई होती है विक्रम, आदित्य और सिया तीनों के बीच। और नतीजा? विक्रम आदित्य और सिया दोनों को मार देता है। ओह, तो अंत में विक्रम का बदला पूरा हुआ। हाँ, बदला पूरा हुआ। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या? अब और क्या ट्विस्ट हो सकता है? मरने से ठीक पहले तक आदित्य को ये पता नहीं चलता कि सौरभ असल में कौन है। उसे लगता है वो बस एक दुश्मन है, सौरभ सिंघानिया। अच्छा, उसे पता नहीं चला कि वो विक्रम है? नहीं। और कहानी के बिल्कुल अंत में असली खुलासा होता है। क्या खुलासा? कि वो शख्स जो सौरभ सिंघानिया बनकर घूम रहा था, जिसने सिया से डील की, जिसे सिया ने जहर दिया और जिसने आखिर में आदित्य और सिया को मारा, वो विक्रम था ही नहीं। क्या? अगर वो विक्रम नहीं था तो कौन था? वो विक्रम का बचपन का दोस्त था, करण। करण? वही करण जिसे विक्रम ने लिवर दिया था? हाँ, वही करण। तो विक्रम कहाँ था? क्या वो वाकई मर गया था प्लेन क्रैश में? नहीं, विक्रम प्लेन क्रैश में बच गया था, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया था, चल नहीं सकता था, अपाहिज हो गया था। असली मास्टरमाइंड विक्रम ही था। वो पर्दे के पीछे से शायद फोन पर करण और दीक्षित को निर्देश दे रहा था। पूरा बदला उसने प्लान किया था। और करण ने अपने दोस्त के साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए ये सब किया, सौरभ बनकर। हाँ, करण ने अपने दोस्त विक्रम के लिए यह बदला लिया। हे भगवान, ये तो मतलब सोच से भी परे है। एक के बाद एक इतने चौंकाने वाले मोड़। बिल्कुल। आदित्य का आखिरी दम तक साजिश रचना, सिया का वो खतरनाक दाव, फिर विक्रम का या कहें करण का आखिरी बार, और फिर ये खुलासा कि असली मास्टरमाइंड तो कहीं और ही था और बदला लेने वाला चेहरा कोई और। हाँ, कहानी की परतें अंत तक खुलती रहीं। ये वफादारी और विश्वासघात का एक जबरदस्त विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ करण की अपने दोस्त के लिए अटूट वफादारी, जान तक देने को तैयार, और दूसरी तरफ आदित्य और सिया का भयानक विश्वासघात, जिन्होंने अपने ही भाई प्रेमी को मारने की साजिश रची। सही। यहाँ कोई हीरो नहीं है। कहानी के अंत में लगता है कि सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से दोषी है। तो ये थी दीवान बदला या धोखा की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो व्यापारिक रंजिश से शुरू हुई। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक मुखौटा था। बिल्कुल। और उसके पीछे छुपा था गहरा व्यक्तिगत प्रतिशोध, सालों पुराने राज, धोखे की परतें और अंत तक हैरान करने वाले मोड़। हमने देखा कैसे सौरभ का वो एक अजीब सा प्रस्ताव घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसमें वफादारी, प्यार, पैसा, जान, सब कुछ दांव पर लग जाता है। काया का वो दोहरा खेल, उसकी दुखद मौत, विक्रम का जिंदा लौटना पर सामने ना आना, और आखिर में करण की असली पहचान का खुलासा। ये कहानी हमें लालच और बदले की जो विनाशकारी ताकत होती है वो दिखाती है। कैसे ये इंसानों को अंदर से खोखला कर देती है। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि जब हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा हो, जब हर कोई बदला लेना चाहता हो, तो फिर नैतिकता कहाँ बचती है? सही गलत का फैसला कौन करेगा? बिल्कुल। दिखावे कितने भ्रामक हो सकते हैं और वफादारी के कितने अलग अलग, कभी कभी तो चौंकाने वाले चेहरे हो सकते हैं। सही कहा। तो अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस कहानी के किरदारों को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए क्या लगता है? क्या बदला कभी न्याय का रूप ले सकता है, या फिर बदला हमेशा विनाश का, तबाही का ही रास्ता होता है, जैसा इस कहानी में हुआ? इस पर जरूर सोचिएगा।